नमस्कार, मैं पवन सिंह। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से भारत टॉप 3 देश में शामिल हो गया है। यानी कि अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 28,701 का इजाफा हुआ है। वहीं 500 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस लिहाज से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उस लिहाज से हम सबको बेहद सतर्क, सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल लखनऊ की विशेष अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने बचाव में दलील दी कि उनका और उनकी सरकार का बाबरी विध्वंस मामले में कोई भूमिका नहीं थी। उनको तत्कालीन कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाया था। दोस्तों, इसके पहले कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। जब तक कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन थे, तब तक कोई भी संस्था उनको छू भी नहीं सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी भी राज्यपाल से पूछताछ की जाए। संविधान की अनुच्छेद 361 के अनुसार कोई भी संस्था किसी भी राज्यपाल से तब तक कोई सवाल जवाब, कोई पूछताछ नहीं कर सकती जब तक वो किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर आसीन है। राज्यपाल के पद से हटने के बाद कल्याण सिंह आम हो गए, आम नेता हो गए कल्याण सिंह। तो सीबीआई पहुंच गई लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में और उसने गुजारिश की कि कल्याण सिंह के खिलाफ सम्मन जारी किया जाए, जिससे उनसे डिटेल में पूछताछ की जाए। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत में उन्होंने भारत के युवाओं, उद्यमियों और किसानों को किस प्रकार से तकनीक के माध्यम से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस पर चर्चा की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जन्म लेकर के अपनी मेहनत और अपनी तपस्या के बल पर कैसे सुंदर पिचाई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ तक के पद तक पहुँचे, ये बड़ा ही दिलचस्प है। सुंदर पिचाई को जब 10 अगस्त 2015 को गूगल ने अपना सीईओ नियुक्त किया तो पूरी दुनिया के साथ भारत भी अचंभित हो गया था और साथ ही हर भारतवासी को बहुत गर्व हुआ था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ एक भारतीय है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बेहद ही आपत्तिजनक और बेहुदा बयान दिया है। उनके बयान के मुताबिक भारत ने नेपाल की संस्कृति को अपहरण किया है, अतिक्रमण किया है, ऐसा केपी शर्मा ओली का कहना है। केपी शर्मा ओली का कहना है कि जो असली अयोध्या है वो नेपाल में है, जो भारत यानी उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है वो फर्जी है। केपी शर्मा ओली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई करते हैं। चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और कम्युनिस्ट ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उनका यह ज्ञान बेहद ही आपत्तिजनक है, जिससे सभी भारतीयों को काफ़ी निराशा हुई है। जिस प्रकार से केपी शर्मा ओली लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, उससे भारत और नेपाल के संबंध जो सदियों पुराने हैं, जो रोटी और बेटी का संबंध है भारत और नेपाल के बीच में, निश्चित रूप से इन मधुर संबंधों में खटास जरूर पड़ेगी। वहीं सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें 90% से अधिक छात्रों ने उत्तीर्ण हुए हैं और करीब 13.17% छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। दीपा जैन ने लखनऊ की हैं, जिन्होंने देश में टॉप किया है। अगर हम बात करें सबसे अहम खबर की, तो वो है राजस्थान से जुड़ी हुई। एक कहावत आप सब ने सुनी होगी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। शायद राजस्थान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हाल ही की खबर के मुताबिक डिप्टी सीएम राजस्थान के और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष
यानी अपूर्व हो गए हैं, सचिन पायलट को पदमुक्त कर दिया गया है कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर। सचिन पायलट ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया था। पिछले कुछ दिनों में वो अपने कुछ साथी दलों के साथ दिल्ली एनसीआर में किसी जगह पर रुके हुए हैं। वहीं पर कल पायलट ने विधायकों की बैठक बुलाई थी अशोक गहलोत ने, और जिसमें उन्होंने 109 सदस्यों के होने का दावा किया था। अब विधानसभा का गणित समझ लीजिए, राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्यीय विधानसभा है राजस्थान की विधानसभा, जिसमें बहुमत के लिए 101 का जादुई आंकड़ा होता है। पायलट का ऐसा दावा था कि गहलोत अपना बहुमत खो चुके हैं, गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उनके पास सिर्फ 84 सदस्य हैं। लेकिन गहलोत का ये दावा था कि हमारे पास 109 सदस्य हैं। वहीं आज पायलट समेत 2 मंत्रियों को कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, यही स्थिति मध्य प्रदेश और कर्नाटका में आपने देखी होगी कि किस प्रकार से ये रिजॉल्ट पॉलिटिक्स चल रही थी। विधायकों को, जिनको लोग चुनते हैं सेवा करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के लिए, जिस सरकार और अपने प्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं, आलम ऐसा है कि उनको ही बसों में बिठा करके सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। और ये एक नई तरह की परंपरा है जो बेहद घातक है, लोकतंत्र के लिए तो बेहद ही घातक है। किस तरह से अपने अपने विधायकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई विधायकों को लेकर किसी होटल में पहुंचता है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये राजनीति में एक नई परंपरा विकसित हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता बहुत खतरनाक होती जा रही है। पता नहीं क्यों, इसका कारण तो कांग्रेस पार्टी ही जानती होगी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश उनको गंवाना पड़ा, किस प्रकार से कर्नाटक में उनकी फजीहत हुई, और अपने ही लोगों ने बगावती रुख क्यों अख्तियार किया। उनको समय रहते कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझती, उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से जो बनी थी, वो उन्हीं के विरोध की वजह से धराशायी हो गई और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या राजस्थान में भी बन जाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन जो आंकड़ा है वहाँ पर बेहद अजीब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 75 सदस्य हैं और उनको बहुमत के लिए 101 सदस्य चाहिए, यानी 25 से भी अधिक। हालांकि पायलट ने काफ़ी समय तक कांग्रेस की सेवा की, पिछले कई सालों से, करीब 2004 से वो कांग्रेस में सक्रिय हैं। उसके बाद कैसे उनको बगावती होना पड़ता है, कैसे सचिन पायलट जो कांग्रेस के साथ इतनी जद्दोजहद के साथ लगे हुए थे, उनका काफ़ी योगदान है कांग्रेस की सरकार बनाने में। क्या कांग्रेस में युवाओं को पीछे धकेला जाता है, कांग्रेस में युवाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उनको बड़े पदों पर आने नहीं दिया जाता। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सचिन पायलट के न रहने पर गहलोत सरकार असमंजस में ज़रूर फंसेगी, संकटग्रस्त हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।